अब आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में। रिवर्सिबल का सिंपल मतलब क्या होता है? वापस चेंज हो जाना। जैसे कि कोई नॉर्मल सेल है, क्या है? नॉर्मल सेल, इसमें क्या हो गया? स्ट्रेस आ गया, जिसके कारण ये क्या किया? अपने आप को पहले एडेप्टेशन करता है। एडेप्टेशन मतलब अपना साइज बढ़ाता है, घटाता है, ये सब करता है, ठीक है। और स्ट्रेस आ गया, और स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा? इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिवर्सिबल सेल इंजरी किसके कारण हो सकता है? इंजरी के कारण हो सकता है। मतलब कि रिवर्सिबल सेल इंजरी दो तरह से होगा, एक तो स्ट्रेस एडेप्टेशन फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी, और नहीं तो दूसरा डायरेक्ट इंजरी से, ठीक है। लेकिन ये जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, मान लीजिए ये इंजरी है जो रिकवर हो गया, तो ये फिर से नॉर्मल सेल बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि वो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो गया, तो ये फिर से नॉर्मल सेल बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो फर्स्ट चेंजेज होते हैं वो क्या होता है? सेलुलर स्वेलिंग। याद रखिएगा, सेल में क्या आ जाता है? स्वेलिंग आ जाता है। क्यों, कैसे, अभी सब डिस्कशन करेंगे। जो सेल में स्वेलिंग आता है वो होता है ड्यू टू डिक्रीज एटीपी, अल्टरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये क्यों होता है अभी डिस्कस करेंगे। पहले कौन कौन से चेंजेज होते हैं ये देखेंगे, फिर हाइड्रोपिक चेंजेज होते हैं, उसके बाद ब्लेविंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई होता है, डायलेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्रोमैटिन क्लम्पिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज क्या था हमारा? हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया या इस्कीमिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसमें हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोक्सिया के कारण फर्स्ट ऑर्गेनल कौन अफेक्ट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यही हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा तो इसके कारण क्या होगा? जो एटीपी का सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। अब एटीपी का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो क्या होगा? जो इस पे डिपेंडेंट हैं वो प्रोसेस कम हो जाएगा। तो एनर्जी, एटीपी क्या कहलाता है? एनर्जी ऑफ द सेल। तो ये क्या हो जाएगा? एटीपी कम हो जाएगा सिंथेसिस, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कम हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन पंप। अब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्मल सेल में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सोडियम है अंदर में ज़्यादा होता है और पोटेशियम बाहर में ज़्यादा होता है। इसलिए सोडियम क्या है? सोडियम पंप से बाहर जाता है, तीन सोडियम क्या है? बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। किसके मदद से? तो एटीपेज के मदद से। अब मान लीजिए एटीपेज में क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन पंप का फंक्शन डिक्रीज हो गया, तो अब अंदर में क्या हो जाएगा? सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, और आपको पता है सोडियम को फॉलो करता है वाटर, तो अंदर में क्या हो जाएगा? वाटर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिसको हम हाइड्रोपिक स्वेलिंग भी कहते हैं। ये भी हमारा एमसीक्यू है कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगा? तो सेलुलर स्वेलिंग। कौन सा? सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। अब स्वेलिंग आ गया, तब इसका पिक्चर देखना तो बनता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। तो चलिए पहले पिक्चर, जब हम माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारे सेल में स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्वेलिंग हो गया, यहाँ पर स्वेलिंग हो गया। इसी तरह का ये लीवर का है जिसमें हाइड्रोपिक चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सेल है। यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए हमारा नॉर्मल सेल है और यहाँ पर इन्फ्लामेशन आया, स्वेलिंग आया हुआ है। अब आप इतना तो याद हो गया कि पहला मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक स्वेलिंग। अब मान लीजिए अभी भी हाइपोक्सिया कंटिन्यू है, तब ये किसको अफेक्ट करेगा? साइटोस्केलेटन चेंजेस करेगा। साइटोस्केलेटन किसको? साइटोस्केलेटन
स्केलेटन चेंजेज लाएगा। इसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोस्केलेटन चेंजेज होते हैं तो उसमें कौन से क्या का लॉस होता है, तो माइक्रोविलाई का लॉस होता है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लेब्स का। ठीक है, कहाँ पर, तो फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, सेल इंजरी हुआ तो ऑर्गेनल्स में क्या आने लगे, स्वेलिंग आने लगे। क्यों, वाटर एक्यूमुलेशन के कारण, जिसके कारण जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगे। अब वो ऑर्गन में डैमेज होने लगे तो उसके कारण क्या होगा, तो उसका जो फिगर है मैंने देखने में, वो माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा। क्यों माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा, क्योंकि जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन होता है माइलिन फाइबर का, वो होता है फॉस्फोलिपिड। माइलिन फाइबर क्या का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। और हमारा आपको पता है सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तब हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, रोल्ड अप ये माइलिन फाइबर दिखेगा। रोल्ड अप माइलिन फाइबर कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइलिन फाइबर की तरह दिखेगा। चलिए पिक्चर देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस तरह से क्या होता है, रोल्ड अप हो जाता है, माइलिन फाइबर की तरह ये दिख रहा है। अगर ये स्वेलिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा तब क्या होगा, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग होगा तो जो राइबोसोम इससे अटैच है, जैसे कि रफ राइबोसोम होता है ना, रफ दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, एक स्मूथ जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ होता है वो लिपिड बनाता है। अब मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग हो गया तो ये राइबोसोम क्या होगा, उससे डिटैच हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है। अब ये जो हाइपोक्सिया है ना, इसके कारण मेनली मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो अब कौन सा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, जिसके कारण ग्लाइकोजन कम हो जाएंगे और लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा तो क्या होगा, जो अंदर का पीएच है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन दिखेंगे। क्या, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। और यही सिर्फ एक न्यूक्लियर चेंज होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, कौन सा रिवर्सिबल सेल इंजरी में न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलता है, तो ओनली क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें क्या था, ये एक स्टेज है सेल इंजरी का, जिसमें क्या होता है कि फंक्शन है जो डिस्टर्ब हो जाता है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जो डैमेज इंजरी है, ये जो स्टिमुलस है उसके रिमूव होने के बाद, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें कौन कौन से मार्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो मेनली दो मार्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो सेल स्वेलिंग होता है, जिसका सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। सेल स्वेलिंग एसोसिएटेड होता है परमेबिलिटी बढ़ जाने के कारण। परमेबिलिटी बढ़ जाता है, ये कैसे देखा जाता है, तो इसको देखा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो सेल होते हैं वो पैलर हो जाते हैं, मतलब उसमें जो कैपिलरीज है उसमें कंप्रेशन आ जाता है, तरगर बढ़ जाता है, ऑर्गन का वेट बढ़ जाता है। जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स दिखेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोपिक या वेस्कुलर चेंजेस कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है, जो यहाँ पे देखिए स्वेलिंग आ गया है। जब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना, और मेनली रफ में, तो क्या होता है, राइबोसोम डिटैच हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम जाता है, लेकिन लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैटी चेंजेज, जो हमारा
ये ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल्स हैं ओसा, ये अपीयरेंस होगा साइटोप्लाज्म में। अभी बताया कि उसका क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो हमारा साइटोप्लाज्म है इंज्यूरी सेल का, वो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस्नोफिलिक एक्यूमुलेशन के कारण, याद रखिएगा। और ये बाद में और ज़्यादा चेंजेज होगा तो नेक्रोसिस में चेंज हो जाएगा। अगर कोई पूछेंगे कि इंट्रासेलुलर चेंजेस क्या क्या देखने को मिला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस मिला, ब्लेबिंग, ब्लंटिंग, डिस्टॉर्शन ऑफ माइक्रोविलाई, लूजिंग ऑफ इंट्रासेलुलर अटैचमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल चेंज हुआ, स्वेलिंग, अपीयरेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एमॉर्फस डेंसिटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिला, डायलेशन मिला, राइबोसोम का डिसोसिएशन हुआ। न्यूक्लियर अल्टरेशन में सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलता है, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, उसके बाद माइलिन फाइबर्स बनने लगते हैं। तो ये सब चेंजेस मेनली देखने को मिला है। और ये पिक्चर्स है, नॉर्मल सेल में रिवर्सिबल इंजरी हुआ है तो स्वेलिंग हो गया है, ब्लीडिंग बढ़ रहा है, माइलिन फाइबर्स बढ़ रहे हैं। जो फर्दर प्रोग्रेसिव इंजरी हुआ तो वो नेक्रोसिस में जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। जो ए है वो नॉर्मल किडनी है, जो बी है वो रिवर्सिबल इस्कीमिक हुआ है। इसमें क्या आपको दिख रहे हैं, ब्लेब्स दिख रहे हैं, इंक्रीज इस्नोफिलिया दिख रहा है और स्वेलिंग दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब सी आ गया तो इरिवर्सिबल इसमें दिख रहा है। इसमें जो न्यूक्लियाई है उसका लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंट टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिक चेंजेज है। अब जो कह रहा है ना कि जो पेशेंट फिनोपार्बिटल लेते हैं एपिलेप्सी के टाइम में और इंक्रीज करते हैं क्या अल्कोहल इंटेक, उनमें क्या हो सकता है, उनमें जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि स्मूथ ईयर में क्या हो जाएगा, हाइपोट्रोफी हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू अल्कोहल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रिवर्सिबल सेल इंजरी में इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड हुआ, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कम हुआ, जिसके कारण एटीपी कम हुआ। अब एटीपी कम हो जाने के कारण मेनली 3 चीज़ें देखने को मिली। पहला, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का कम हो जाना। दूसरा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का बढ़ जाना। तीसरा, अदर इफेक्ट। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का एक्टिविटी कम हो जाएगा तो वाटर और सोडियम का इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का ईफ्लक्स, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ब्लेब्स और माइलिन फाइबर्स देखने को मिलता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाने के कारण ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कम होता है, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ जाता है। पीएच कम हो जाने के कारण क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन देखने को मिलेगा और यही एक न्यूक्लियर चेंजेज है। अदर इफेक्ट में राइबोसोम का डिटैचमेंट होने लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस घट जाती है, जिसके कारण रिपीट का डिपोजिशन होने लगता है। तो ये सब मेनली चेंजेस देखने को मिले।